हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। और देखिए, कुछ दिन पहले हमने आपको एक योजना के बारे में बताया था जिसमें कि जो अगर आप उद्यम करना चाहते हैं, कोई भी रोज़गार करना चाहते हैं, स्वरोज़गार, तो उसके लिए आपको सरकार की तरफ से जो है लोन की सुविधा प्राप्त थी। और अब उसमें जैसे कुछ बच्चों ने हमसे क्वेरी करी है कि अप्लाई कैसे करेंगे और क्या प्रोसेस होगा, कहाँ से मिलेगा, कहाँ जाना होगा, कहाँ फॉर्म भरना होगा। तो अब आगे की जो प्रॉब्लम्स हैं, सारी जो प्रक्रिया विधि है, उसके लिए फिर हमने अपने चैनल पे हमारे परिचित हैं, और कटियार सर को तो आप जानते ही हैं, और उन्हीं से परिचय हुआ हमारा मिस्टर अंकित अग्रवाल से। और ये इन्होंने समय दिया है, ये इसी काम के एक्सपर्ट हैं, और हमने सोचा क्यों ना आपको सीधे इनसे परिचय करा दें ताकि बाकी सारी जानकारी आप इनसे प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको किसी काम में हेल्प चाहिए तो हम इनका नंबर भी दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इनसे कांटेक्ट करके और अपना जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करवा सकते हैं। तो अंकित जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी नमस्कार जी। और कटियार सर, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। तो हम सबसे पहले सर ये जानना चाहेंगे कि थोड़ा आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं ताकि बच्चे हमारे परिचित हो सकें। और हम चाहेंगे कि आगे भी जो है अगर बच्चों को कोई समस्या होती है जी तो कमेंट्स के थ्रू अगर वो पूछते हैं या और किसी तरह से, तो हम उनकी जो है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में पहले बता दें। मेरा नाम अंकित अग्रवाल है, जैसे कि आपने बताया। और मेरी क्वालिफ़िकेशन कंपनी सेक्रेटरी है, और मैंने एलएलबी भी किया हुआ है। और उससे पहले तो डेफिनेटली बीकॉम तो मैंने किया हुआ ही था। और इसके बाद में अभी करेंटली मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपने सीएस की। और ये वाली जो स्कीम है ये अभी हमारे लिए नई स्कीम है, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने दिसंबर में इस स्कीम को लॉन्च किया है। लेकिन इस स्कीम के अलावा भी हमारे पास में 3 से 4 स्कीम्स और हैं जिसके थ्रू हम यूपी के लोगों के लिए रोजगार दे सकते हैं। हमारे चाहे मोदी जी हों चाहे योगी जी हों, ये दोनों ही हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ही हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने इस स्कीम को दिसंबर में लागू किया है। इस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। ठीक है सर, तो इसके बारे में जैसे थोड़ा सा हमें ये बताएं कि एक तो हम पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे कंपनी सेक्रेटरी का नाम लिया, हमारे कई स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बारे में क्वेरी करते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी कैसे बना जाए और क्या। चूँकि मेरे पास सीमित नॉलेज है इस संबंध में, तो ये बड़ा अच्छा रहा कि आज आपसे परिचय हो गया, और हम किसी और वीडियो में इसको कवर करेंगे कि कंपनी सेक्रेटरी जो है वो किस तरीके से क्या तैयारी करें, क्या किसमें करना होता है। क्योंकि हम लोग तो सीए वगैरह ही जानते हैं एक चीज़, कंपनी सेक्रेटरी ये नई चीज़ होती है। आपने जैसे पहले सीएस बोला था तो मैं तो कंप्यूटर साइंस समझा इस चीज़ को, है ना। तो वो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। बहरहाल अब हमें ये बताएं कि ये जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है, इसमें मतलब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है और क्या क्या इससे फ़ायदे हो सकते हैं, थोड़ा इस बारे में अगर बताएं। जी ऐसा है, ये वाली स्कीम जैसे कि मैंने अभी बताया, दिसंबर 2024 में हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने इसको लॉन्च किया था। और इस स्कीम को, इस योजना को लागू करने का मेन ऑब्जेक्टिव ही ये है कि हम नौकरी देने वाले बने, नौकरी लेने वाले ना बने। हमारे प्रदेश में और हमारे देश में रोजगार की संभावनाएं इतनी बढ़ जाएं कि आज के समय में हम दूसरे देशों के ऊपर जो निर्भर हैं उनकी निर्भरता कम हो सके, हमारा आयात ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और जो हमारा निर्यात है वो कम से कम हो सके, जिससे देश का जो भी फिस्कल डेफिसिट है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके। जैसे कि इसी कड़ी में मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा, आज के समय में गवर्नमेंट पेट्रोलियम के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं हम नहीं और भी बाकी सारी की सारी कंट्रीज़, कुछ लिमिटेड कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हैं। गवर्नमेंट ने इसी दिशा में हमारे पेट्रोल की जो कॉस्ट है उसको 20% तक कम करने का डिसीज़न लिया है। और इसमें जो हमारे पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं वो जो भी अपनी फसल उगाते हैं उसी से ही एथेनॉल बनता है। तो पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाती है, जिससे जो पेट्रोल की जो इंपोर्टिंग कॉस्ट है उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सके। और जैसे कि आप सबको पता है कि धीरे धीरे जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसकी डिपेंडेंसी को धीरे धीरे कम किया जा सके। तो इसी कड़ी में हम जो आज के समय में ईवी गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, गवर्नमेंट उस पर ज़्यादा फोकस कर रही है।
तो अब इसके लिए कोई एज लिमिट भी होती है क्या इसके जी लिए? हाँ, इस योजना के मैं आपको मुख्य बिंदु बता देता हूँ। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस योजना में किसी भी प्रार्थी को कोई भी ब्याज नहीं देना है। यानी जो भी 5 लाख रुपए की आपको लोन दिया जाएगा, ये आपके लिए ब्याज मुक्त लोन होगा। इसका पहला फीचर ये है। दूसरा फीचर ये है कि कभी भी जब भी हम किसी काम के लिए लोन लेते हैं तो बैंक हमसे नॉर्मली गारंटर या कोई भी हमारे घर मकान दुकान के कागज गिरवी रखवाती है। यहाँ पे किसी भी कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं है। दूसरा इसका फीचर ये है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फीचर इसका ये है कि अगर हम समय से सभी किस्तों का भुगतान करते हैं तो सरकार हमें प्रिंसिपल अमाउंट के पेमेंट पे भी 10% की सब्सिडी देगी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं और सारी किस्तों का समय से भुगतान करते हैं तो हमें 5 लाख रुपए के बदले सिर्फ 5 लाख रुपए देना है, क्योंकि उस पर मुझे कोई ब्याज नहीं देना है। दूसरी बात, 5 लाख रुपए लेने के लिए मुझे कोई भी सिक्योरिटी नहीं गिरवी रखनी है, ना ही किसी गारंटर की ज़रूरत है। तीसरी बात, अगर 5 लाख रुपए का मैं पूरा पेमेंट समय से करता हूँ तो मुझे 10% यानी 50,000 रुपए की छूट मिलेगी सरकार की तरफ से। यानी लेना 5 लाख है और देना 4.5 लाख है। ठीक ठीक ठीक। ये तो इसके कुछ फीचर्स हुए। अब इसकी पात्रता की बातें कर लेते हैं कि कौन कौन लोग इसके लिए पात्र हैं। तो सबसे पहला, जैसे कि मैंने आपको बोला, ये मुख्यमंत्री योजना है, तो इस योजना में सिर्फ यूपी के निवासी ही इसमें लाभ ले सकते हैं। जो एज ग्रुप की बात है, कम से कम 21 साल होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल होना चाहिए, कम से कम 10th पास होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं आज के समय में गवर्नमेंट, तो उनको प्रायोरिटी दी जा रही है ओवर 10th पास स्टूडेंट्स। इसका मतलब अगर 2 बच्चे हैं जिन्होंने 10th पास किया हुआ है और दूसरे बच्चे ने ग्रेजुएशन पास किया हुआ है, तो दोनों में से गवर्नमेंट पहले ग्रेजुएशन पास वाले को चूज करेगी। अच्छा। तीसरी पात्रता ये है कि उस विद्यार्थी का, उस लाभार्थी का सिबिल कम से कम 700 होना चाहिए। सिबिल का मतलब होता है क्रेडिट स्कोर। ये बैंक देखती हैं। जैसे कि हम किसी को लोन देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसके साथ में अपना रिश्ता देखते हैं, उसके साथ में अपने संबंध देखते हैं। ये तो हम पर्सनल लेवल पे करते हैं, लेकिन बैंक पर्सनल लेवल पे ऐसा काम नहीं करती है। बैंक जब किसी भी लाभार्थी को, किसी भी एप्लीकेंट को लोन देती है तो उसके कुछ डिटेल्स चेक करती हैं। उन डिटेल्स में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है क्रेडिट स्कोर, जिसको हम सिबिल के नाम से जानते हैं। अगर आपको सिबिल चेक करना नहीं आता तो जो कोई भी आप अपना पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे या इस तरीके का कोई भी, अगर आप फिनटेक ऐप यूज़ करते हैं, इन सारे ऐप्स को नॉर्मली बोला जाता है फिनटेक ऐप, तो अगर आप इन फिनटेक ऐप्स को यूज़ करते हैं तो इस ऐप्स के थ्रू आप अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपका सिबिल स्कोर नहीं बना है तो कोई भी अपना क्रेडिट कार्ड के थ्रू या किसी भी छोटे मोटे प्रोडक्ट को फाइनेंस करा के आप अपना सिबिल स्कोर जनरेट करा सकते हैं। अच्छा, ये फिनटेक का मतलब क्या होता है सर? ये सारी की सारी फिनटेक कंपनीज होती हैं, यानी फाइनेंशियल प्लस टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी। अच्छा। जो हम लोग आज के समय में एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, चाहे वो पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, ये और भी बहुत सारी ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसके थ्रू हम अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर को बहुत इजी तरीके से कैरीड आउट करते हैं। गवर्नमेंट ने इसके बाद में एक यूपीआई की जो फैसिलिटी है वो लेके आई है, तो इन सारे एप्लीकेशंस के थ्रू ही हम यूपीआई का ट्रांजेक्शन करते हैं। तो ये सारी के सारी फिनटेक कंपनीज कहलाती हैं, जिनका मेन काम ही ये है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को टेक्नोलॉजी के थ्रू इजी करना। सही है। अच्छा, सिबिल जो है वो इसके जो चेक करते हैं, जैसे आपने कहा कि किसी बच्चे का नहीं जनरेट हुआ है, हाँ, तो अगर मान लिया सपोज अकाउंट उसका खुला है तो भी सिबिल ऐसा हो सकता है कि ना जनरेट हुआ हो? हाँ, देखिए, अकाउंट खुलना और सिबिल जनरेट होना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। भाई, मैंने अपना सेविंग अकाउंट खोला 1,000 रुपए से, मैंने बैंक के साथ में कोई भी उधारी संबंधी ट्रांजेक्शन नहीं किया। अच्छा। क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन नहीं करा, जैसे मैंने बैंक से कोई लोन नहीं लिया या मैंने कोई ऐसा काम नहीं करा जिसके थ्रू मेरी उधारी पता लगे। एक्चुअली क्रेडिट का मतलब ही हिंदी में होता है उधारी। तो जब तक मैं कोई उधारी वाला काम नहीं करता बैंक की नजरों में, उधार मैंने अपने रिश्तेदार से ले लिया तो मैं उधार नहीं माना जाऊंगा।
अगर मैं बैंक के साथ में कोई इस तरीके का ट्रांजैक्शन करता हूँ या फिनटेक कंपनीज के साथ में इस तरीके का मैं कोई भी ट्रांजैक्शन करता हूँ, उससे मेरा क्रेडिट स्कोर जनरेट होता है, उससे मेरा सिबिल पता लगता है। अच्छा, पहली बार अगर कोई लोन जैसे लेने जा रहा है जी, तो उसको पहले अपना सिबिल जनरेट कराना पड़ेगा, बगैर सिबिल के वो अपना लोन नहीं ले सकता। अच्छा जी, नहीं, जैसे मैंने होम लोन लिया था। जी, तो आपका सिबिल जनरेट होगा। अच्छा, उससे पहले हो गया होगा। उससे पहले हो गया होगा। अच्छा अच्छा। हाँ, आपने के ऊपर कोई भी होम लोन चल रहा है, पर्सनल लोन चल रहा है, एजुकेशन लोन चल रहा है, या कोई भी सपोज आपने किसी दुकानदार से अपने फोन को ही आपने फाइनेंस कराया हो, अच्छा, तो वो अच्छा, भी अच्छा। आपके सिबिल में काउंट हो जाएगा। मतलब बजाज फिनसर्व से मैंने फोन लिया था। हाँ, तो वो आपका सिबिल जनरेट कर हो गया। देगा। अच्छा अच्छा। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली सभी युवाओं के लिए मैं खास तौर पे बताना चाहूँगा कि युवाओं को अपने सिबिल स्कोर की ज़्यादा जानकारी नहीं होती, प्लस उन्हें इसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता होती। तो कई बार क्या होता है कि हमारा दोस्त गया, हमने दोस्तीबाजी में, यारीबाजी में उसका गारंटर बन गए। अब उसने लोन का रिपेमेंट नहीं करा तो उसमें उसका भी सिबिल खराब होगा, साथ में हमारा भी सिबिल खराब होगा। अच्छा अच्छा। तो सिबिल खराब होने का मतलब ये है कि आपके लिए उस समय तक, जब तक आपका सिबिल ठीक नहीं होता है, तब तक सारी की सारी बैंक्स, एनबीएफसी और इस तरीके की सारी संस्थाएं अपना दरवाजा बंद कर देती हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपके लिए बैंक या एनबीएफसी के दरवाजे खुले रहें, तो एक बार अपना सिबिल चेक ज़रूर करें और इस तरीके के ट्रांजैक्शन से बचें। तो ये सिबिल हम लोग खुद ही अपना चेक कर सकते हैं? आप खुद ही अपना सिबिल चेक कर सकते हैं। और मैंने सुना है कि इसके लिए कुछ बैंक चार्जेस भी काटती है? नहीं, बैंक कोई चार्जेस नहीं काटती है। अगर एक साल में आप 4 बार तक अपना सिबिल चेक करते हैं तो बैंक कोई भी चार्जेस नहीं काटती है। ठीक। नॉर्मली जो फिनटेक कंपनीज होती हैं वो तो आपको मल्टीपल टाइम्स की फैसिलिटी देती हैं, लेकिन यूजर्स को एक ये एडवाइस दी जाती है कि आप अपना सिबिल डेली बेसिस पे चेक ना करें। हर रोज सुबह उठे जैसे व्हाट्सअप चेक करते हैं, उसी समय आपने अपना सिबिल चेक कर लिया, तो एक टाइम के बाद में आपके अकाउंट से चार्जेस कटना शुरू हो जाएंगे, जो आपको पता भी नहीं होगा। अच्छा अच्छा। तो ऐसा ना करें। महीने में एक बार चेक कर लें, 2 महीने में एक बार चेक कर लें, लेकिन आप अपडेट ज़रूर रहें अपने सिबिल स्कोर के बारे में। ठीक। तो अच्छा सर, ये भी बताएं हमें कि जैसे इसमें जब फॉर्म अप्लाई करते हैं जी, तो उसके बाद का क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से इसमें देखिए प्रोसेसिंग होती है? लगभग इसमें अगर आप पूरा समय सीमा के बारे में जानना चाह रहे हैं, जहाँ तक मैं समझा, तो समय सीमा लगभग 1 महीने की होती है। जिस दिन से आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को पूरा होने के बाद फॉर्म भरने से लेकर और आपके लोन के डिसबर्समेंट तक, इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि हमें नीचे से ऊपर चढ़ना होता है तो हमें 10 से 12 सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर किसी भी एक सीढ़ी पे हमारे पैर में मोच आ जाती है या किसी भी एक सीढ़ी पे कहीं ना कहीं हमें कुछ खतरे का अनुभव होता है, तो वो हमारे ऊपर पहुंचने के समय को बढ़ा देता है। सेम यही वाली बात इस प्रोसेस में भी एप्लीकेबल होती है। तो जो भी स्टेप्स हैं, 6-7 स्टेप्स होते हैं, अगर हम उन सभी स्टेप्स को पूरा करते हुए चलेंगे तो लगभग 1 महीने का समय लगता है, जब से आपने लोन अप्लाई किया है टिल द डेट ऑफ योर डिसबर्समेंट, जब तक आपके खाते में पैसा नहीं आ जाता। अच्छा, अगर मान लिया सपोज कोई कैंडिडेट है वो फॉर्म भरता है और उसके बाद मतलब क्या वो श्योर हो जाए कि 1 महीने बाद उसको मिल ही जाएगा या फिर? नहीं, देखिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। सिर्फ फॉर्म भरने का मतलब इस बात की गारंटी देना नहीं होता कि हमें लोन मिल गया है। ये तो बिल्कुल वैसे ही बात हो गई जैसे कि हमने 10th के लिए फॉर्म भर दिया और अब हम ये एश्योर हो गए कि अब तो हमें 10th का पासिंग का सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा। हमें बहुत सारी कंडीशंस को उसमें फुलफिल करना पड़ता है, अपने आप को अपडेट रहना पड़ता है। सबसे पहले फॉर्म भरते समय जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमें अपडेट रहना चाहिए। जब तक हम उन डॉक्यूमेंट्स को अवेलेबल नहीं कराएंगे, हमारा फॉर्म ही इनकम्प्लीट नहीं होगा। प्लस जिस काम के लिए हम लोन ले रहे हैं, मेन चीज़ ये है, उस काम के बारे में हमें कुछ ABCD जानकारी तो होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, चूँकि सरकार की ये प्रायोरिटी बेस्ड स्कीम थी, इसलिए सरकार ने 3 महीनों का इसमें रिलैक्सेशन दिया है। अगर आप इसी स्कीम को 31 मार्च के बाद अप्लाई करेंगे तो एक 5 दिवसीय कौशल प्रमाण पत्र आपको किसी भी सरकारी संस्था, सरकारी जो मान्यता प्राप्त संस्था होती है, उससे आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि ये सर्टिफिकेट किसी भी या सिलेक्टेड लोगों के पास में अवेलेबल था, तो उसकी संकुचित मात्रा को ध्यान में रख के सरकार ने 3 महीने इस सर्टिफिकेट से आपको रिलैक्सेशन दे दी है।
यानी आप जो काम कर रहे हैं उस काम में कुछ ना कुछ तो आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी तो आप उस बिजनेस को रन कर पाएंगे, तभी तो उस बिजनेस को हम चला पाएंगे। अच्छा सर, आपने कुछ फॉर्म मतलब प्रोसेसिंग करवाई है? जी जी तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि जी, कितने मैं सबसे पहले तो इस बारे में भगवान का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे माध्यम से लगभग 10 लोगों को इस स्कीम का फ़ायदा मिल चुका है और आगे भी मेरे पास में कम से कम 15 फॉर्म्स लाइन में हैं जिनको मैं इस स्कीम का फ़ायदा दिलवाने के लिए तैयार हूं। ठीक। और दूसरी बात यह है कि अगर आपसे मतलब हम भरवाएं फॉर्म अपना या किसी का भी, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या चीज़ें उसे देनी होंगी? अगर वो दूर है आपसे जी, तो क्या समस्याएं आ सकती हैं या कैसे देखिए सॉल्यूशन मैं होगा? आपको थोड़े से ब्रीफ में डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। इसके लिए हमें आधार कार्ड चाहिए होता है। अब सिर्फ यहाँ पे आधार कार्ड का मतलब आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड का मतलब अपडेटेड आधार कार्ड होना चाहिए, यानी जिस पते पे आप रह रहे हैं उसकी सारी डिटेल्स आपके हिसाब से सही होना चाहिए। उसमें मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में कोई भी काम हम आधार बेस्ड करते हैं तो हमें वेरिफिकेशन के लिए किसी ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारा फ़ोन और हमारा आधार में मोबाइल नंबर अपडेट होना ही उस ऑफिस में जाने के बराबर हो जाता है, जिसको हम लोग OTP बोलते हैं। तो जब भी हम आधार से वेरीफाई करते हैं, आपके आधार में मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, जिससे कि हम उस OTP के थ्रू आपको वेरीफाई कर सकें। आपके पास में वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए। यहाँ पे मैं वैलिड पैन कार्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अनजाने में ही हम लोगों के पास में एक से ज़्यादा पैन कार्ड हो जाते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है कि हमें पैन कार्ड में करेक्शन कराना होता है और हम लोग जन सेवा केंद्र जाते हैं। जन सेवा केंद्र वाले अक्सर उस पैन कार्ड में करेक्शन कराने के बदले नया पैन कार्ड वो लोग अप्लाई करा देते हैं, तो हमें पता ही नहीं होता हमारे पास में 2 पैन कार्ड हैं। तो हमें इस चीज़ के बारे में भी जानकारी रहना चाहिए कि ऐसा कौन सा हमारा ओरिजिनल पैन कार्ड है जो आधार से लिंक हो। अच्छा जी, 10th की मार्कशीट इसमें लगती है। अगर ग्रेजुएशन है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने कोई भी जीवन बीमा लिया हुआ है LIC का या और किसी भी कंपनी का, अगर उसका आपके पास में कोई बॉन्ड है, कोई लेटर है, तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। आपके पास में मूल निवास प्रमाण पत्र है। अगर मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो जो भी आपके एरिया के सांसद हैं, सभासद हैं या ग्राम प्रधान हैं, उनसे आप एक लेटर हेड पे लिखवा लीजिए कि मेरा नाम ये है और मैं आपको भली भांति जानता हूँ और इस निवास स्थान पे इतने समय से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं आपका चल जाएगा। जो भी आप व्यापार कर रहे हैं उस व्यापार की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगती है, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम आपको तैयार करके देते हैं। और बाकी थोड़ी बहुत सी अगले ये सुनहरा अवसर है जो पढ़ाई करने के बाद अपना काम शुरू करना इस चाहते चीज़ को हैं आप छोटी शुरू लागत से बोल से। दीजिए भाई, इस चीज़ को ये तो हम काट देंगे जो नॉर्मल कन्वर्सेशन। यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता दूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने इस स्कीम को लागू करने के पीछे जो उद्देश्य है वो यही है कि जो भी विद्यार्थी कॉलेज से, स्कूल से पढ़ाई करके निकलते हैं और वो किसी कारण से नौकरी नहीं करना चाहते हैं, अपना व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन अपना व्यापार करने के लिए अगर उनके पास में फंड्स की कमी होती है, तो हमारे जो ये मुख्यमंत्री योगी जी हैं, इन्हीं के माध्यम से, इसी स्कीम के माध्यम से हम 5 लाख तक का लोन लेके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, अपने व्यापार को चला सकते हैं और अपने परिवार के लिए एक गौरवमय होने का सोर्स प्रदान कर सकते हैं। दिशा में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे भले ही पॉलिटेक्निक के बच्चे हों या इंजीनियरिंग के बच्चे हों, किसी भी ट्रेड के किसी भी कॉलेज के बच्चे हों, उनके लिए एक तो बहुत ही बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन आपने दी है अंकित जी। जी तो और इसको इस परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा सकता है कि जैसे कुछ क्या, जनरली सभी बच्चों का पैतृक कुछ ना कुछ उनका बैकग्राउंड होगा, बिजनेस का होगा या सर्विस क्लास का होगा, कुछ भी होगा। सपोज करिए, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर किसी के घर में डेयरी का काम चल रहा है या कोई कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रही है, किसी भी ट्रेड से संबंधित हो, तो उसी को वो बच्चे उसी को और अपग्रेड करने के लिए, उसको और एडवांस करने के लिए, उसको और मतलब ऊपर बढ़ाने के लिए और जी ज़्यादा जी तौर पे विकसित करने के जी लिए, जी उसमें भी ये लोन वाला जो है ये उसमें शामिल हो सकता है और जी उनके लिए मददगार हो सकता है। मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में।
एक्चुअली सरकार ये जो लोन लेके आई है, इसका बेसिक पर्पस यही है कि जो लोग रोजगार नहीं कर रहे हों, मतलब नए लोगों को, युवा लोगों को रोजगार देने के लिए। अगर कोई एक ऐसा युवा है जिसके घर में ऑलरेडी बिजनेस हो रहा है, अगर वो उसके नाम से नहीं हो रहा है तो वो इस स्कीम में लाभ ले सकता है। अगर उसके नाम से ऑलरेडी कोई व्यापार हो रहा है तो वो इस स्कीम का पात्र नहीं है। एक बात। दूसरी बात, ये जो आपको इस योजना के अंतर्गत 5 लाख का लाभ दिया जा रहा है, 5 लाख का जो लोन की अमाउंट दी जा रही है, वो एक सिलेक्टेड काम करने के लिए दी जा रही है। भले ही सरकार ने उसमें 300 तरीके के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर लिखे हुए हैं, तो हमें ये वाली बात ध्यान में रखनी होगी कि ये जो लोन है ये ट्रेडिंग के लिए नहीं दिया जा रहा है। और जैसा कि आपने पशुपालन बोला या दूध का जो भी व्यवसाय बोला, उससे संबंधित ये लोन नहीं दिया जा रहा है। किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये लोन दिया जा रहा है। जैसे आप साबुन बना सकते हैं, आप मोमबत्ती बना सकते हैं, आप टॉयलेट क्लीनर बना सकते हैं, आप पेन बना सकते हैं, आप कॉपी बना सकते हैं, आप टिश्यू पेपर बना सकते हैं। तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित अगर आपको कोई ऐसा व्यवसाय लगता है, सर्विस सेक्टर की बात करें तो आप सैलून खोल सकते हैं, आप पार्लर खोल सकते हैं, आप सिलाई कढ़ाई का काम कर सकते हैं, बुटीक खोल सकते हैं। इन सब कामों के लिए सरकार आपको इस स्कीम के अंतर्गत लोन दे देगी। बहुत ठीक है। लेकिन यह है कि जैसे मान लीजिए अगर किसी का डेयरी पशुपालन का ही काम हो रहा है जी, तो डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए तो कर सकता है काम। नहीं, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मशीनरी वगैरह लेकर के और मशीनरी लेके अगर वो कोई काम कर रहा है, दूध से संबंधित अगर कोई काम कर रहा है, मिठाई बना रहा है या दूध में कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा है, पनीर बना रहा है, मक्खन निकाल रहा है, तो उससे संबंधित उसको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। तो कहने का मतलब कि वो विकसित हो जाएगा। अब पशुपालन तो उसके परिवार का काम हो गया जी, लेकिन ये जो अब जो बच्चे हैं ये लोग उसी काम को इस तरीके से और मॉडिफाई करके और आगे बढ़ा सकते हैं जी, और उसमें रोजगार के भी साधन बढ़ेंगे। बिल्कुल सीधी सी बात है। मैं कोई भी व्यापार करूंगा तो सब काम ए से जेड तक मैं नहीं कर लूंगा। वही जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी कहीं ना कहीं एक मनोदशा ये भी है कि हम अगर एक व्यापार लगाते हैं तो कम से कम 2 से 4 लोगों को हम रोजगार जरूर देंगे। तो जिन लोगों को लगाया जाएगा उनकी सैलरी हम इसी उसमें से दे सकते हैं? हाँ, इसी में से दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अभी जो है 5 लाख तक की लिमिट है जी, सपोज करिए इन्होंने ये स्कीम अपना सही तरीके से इसको क्रियान्वित कर दिया और लोन रिपेमेंट जो है वो भी टाइमली हो गया, जी, तो क्या इसी में ये लिमिट का एनहांसमेंट भी हो सकता है? बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया बात पूछी। ये स्कीम सरकार ने अगले 10 सालों के लिए चलाई है और अभी तक सरकार का लक्ष्य ये है कि इस 10 सालों के पीरियड को सरकार 2 भागों में विभाजित कर ले, पहले 5 साल और दूसरे 5 साल। तो ये वाली जो पहले 5 साल की स्कीम चलेगी, इसमें अगर आपने अपने व्यापार को सफलतापूर्वक चला लिया और सारी किस्तों का समय से रिपेमेंट कर दिया, तो आप अगले 5 साल के लिए और 5 लाख रुपए के लिए और 10 लाख रुपए के लोन के लिए, यानी टोटल आपकी लोन अमाउंट हो जाएगी 15 लाख। पहले 5 लाख आपने रिपे कर दिए, अगले 10 लाख रुपए के लिए आप और एलिजिबल हो जाएंगे। यानी अगर 5 लाख रुपए का व्यापार करने के बाद आपने अपने व्यापार को सफलतापूर्वक चला लिया, अब आप उसमें ग्रोथ चाह रहे हैं, अब आप उसमें एक्सपेंशन चाह रहे हैं और आपको और फंड्स की ज़रूरत है, तो आप 10 लाख रुपए के लिए और एलिजिबल हो जाएंगे। सेम यही वाली, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे उत्तर प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से इस तरीके की 4 से 5 स्कीम्स चल रही हैं। क्योंकि हमारे पास में जानकारी नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं या हमें इसके बारे में बात करना नहीं आती है। जैसे सभी ने लगभग सुना होगा, ये प्रधानमंत्री की स्कीम है मुद्रा योजना। तो मुद्रा योजना में भी आप देखिए, पहले ये स्कीम 10 लाख के लिए चली थी, आज के समय में ये स्कीम बढ़ के 20 लाख की हो गई। तो जिन्होंने पहली स्कीम में पार्टिसिपेट किया था, समय से पूरा लोन का रिपेमेंट करा था, वो आज 20 लाख की स्कीम के लिए एलिजिबल हो गए। तो सरकार इसी तरीके से स्कीम लेके आती है कि एक बार आप उसका एक स्टेप पूरा करें, फिर उसके बाद में आप डबल स्कीम के लिए तैयार हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा मैं बच्चों के लिए ये और बताना चाहूँगा कि जैसे इन लोगों का टेक्निकल्स में मैनेजमेंट से रिलेटेड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एक ये सब्जेक्ट भी है, तो वो सब्जेक्ट अभी तो ये लोग सिर्फ एग्जाम पास करने के हिसाब से पढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, तो अंकित जी ये थोड़ा सा इसके ऊपर आप प्रकाश डालें
कि इसको प्रैक्टिकली कैसे एक किस तरीके का जो है उनके अंदर में रुझान पैदा हो बच्चों के बीच में जी कि सपोज करिए जैसे एक तो ये होता है सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, जी जी एक वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जी एक लिमिटेड कंपनी है, जी और एक शायद होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। जी जी तो उसका भी कुछ होता है कि कितने लोग जो है मिल करके एक वो पार्टनरशिप फॉर्म एक चला सकते जी हैं, जी है ना? देखिए, हमारे यहाँ जहाँ तक मैं समझा, आप व्यापार करने के तरीकों के बारे में जानना चाह रहे हैं कि हाँ, हाँ। व्यापार कितने तरीकों से मिलके हम कर सकते हैं। तो एक तो सिंपल सा तरीका होता है कि भाई हम अपनी दुकान में गए, अपनी दुकान खोली, दुकान बढ़ा के आ गए, उसको हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, अकेला एकल स्वामित्व वाला व्यापार, जिसमें पूरे के पूरे व्यापार के मालिक हम खुद हैं। दूसरे तरीके का व्यापार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए मिलते हैं और उनका मेन पर्पस ये होता है कि हम अपने व्यापार को सफलतापूर्वक चलाएं, उससे लाभ कमाएं और लाभ को एक प्री डिटरमाइंड रेशो में बांट दें एज पर द ठीक है। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तीसरा व्यापार करने का तरीका होता है कंपनी, कि आप एक कंपनी को फॉर्म करें। जैसे कि हम सभी को ये वाली बात पता है कि जो भी NSE BSE पे कंपनी लिस्टेड होती है, उनके शेयर प्राइस आपस में फ्लक्चुएट होते हैं और उनके शेयर्स को हम लोग इजीली खरीदते हैं। तो शेयर्स किनके होते हैं? कंपनी के। तो इस तरीके की कंपनी भी हम बना सकते हैं। चौथा तरीका होता है LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें थोड़े से फीचर्स पार्टनरशिप के होते हैं और थोड़े से फीचर्स इसमें कंपनी के होते हैं। बाकी और भी बहुत सारे तरीके हैं। हिंदू लोग मिलके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनाते हैं, HUF जिनको बोलते हैं। बाकी और अदर पर्सन मिलके, मतलब अदर देन हिंदूज, अगर कोई एसोसिएशन को फॉर्म कर रहे हैं उसको AOP, जैसे कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स बोलते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं व्यापार को करने के लिए। चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो इन सब तरीकों के थ्रू हम लोग व्यापार करते हैं। ये सब व्यापार करने के एक तरीके होते हैं। तो अंकित जी, आपने अपना कीमती समय दिया है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। और सभी बच्चों से हम अनुरोध करते हैं कि आपको अगर इस दिशा में आगे बढ़ना है, स्वरोजगार करना है चाहते हैं, आपके आसपास कोई है जो इस तरह का काम करना चाहता है और वो इस लोन को लेना चाहता है, तो इन्फॉर्मेशन तो आपको जगह जगह से मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए ताकि आप अप्लाई करने से लेकर के और लोन पाने तक के पूरे प्रोसीजर को आराम से पूरा कर पाएँ, तो सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप इनसे कांटेक्ट करके और हेल्प कर लेकर और अपना काम कर सकते हैं पूरा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।